गाइस वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए इंग्लिश वर्जन मिल गया हमको, एक स्टूडेंट ने दिया है, ये शेयर किया हमारे साथ और उसने नाम डिस्क्लोज नहीं करने को बोला, इसलिए हम उसका नाम नहीं बताएंगे आपको। ये इंग्लिश वर्जन है। मैं 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुका हूँ। आरओ रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर है, यूपी पीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी का, हिंदी में मैंने आपको 20 क्वेश्चन के आंसर बताए थे और इसमें ये थर्ड पार्ट होगा। अभी अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी 1 घंटे के अंदर मैं जितने बाकी 1-2 पार्ट और बना के उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें आप एक बार इंग्लिश में जल्दी से देख लीजिए। ब्लू नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक ताना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कैम्पडेन जो है ये शिप बिल्डिंग सेंटर, ये फ्लोरिडा में नहीं है, न्यू जर्सी में है। फिर थर्ड का जो ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये जितने भी सी दिए हुए हैं उनमें पूछा है, तो आप देखेंगे मैप में, अगर वर्ल्ड मैप में मेडिटेरियन सबसे वेस्ट में, फिर ब्लैक सी है, फिर कैस्पियन सी, फिर अरल सी है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। माही रिवर आपको बस पता होना चाहिए कि इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी में उसका माउथ है, मतलब तो डी का 3 और डी का 3 सिर्फ एक में दिया है, तो फोर्थ का है ए। 5 का है चाइना ने एक मिसिसियस मिसियस एक क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया, तो बी होगा। 6 का है ए, 6 का है डी है। एक रियो पैरालंपिक्स जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें हाई जंप में 2 लोग एक साथ आए थे। 7th लेमोआ में मैं पूरा वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल्ड समझा चुका हूँ। इंडिया और यूएसए के बीच में है, लॉजिस्टिक्स एंड एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ ये ऐसे करके है। आप उसमें वीडियो में देख लीजिएगा। करीबा डैम ये जाम्बेजी रिवर में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 9th वाला है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है 2015 की रिपोर्ट है, उसकी मैं पूरी समरी आपको दे चुका हूँ। 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं इसमें। और ये जैसे कि अगर आप टोटल एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, लेकिन अगर आप एक स्टेट का कितना परसेंट जो पार्ट है वो फॉरेस्ट में, वो उसके वाइज है मिजोरम, वो मैंने अभी आपको बताया था पहले पार्ट में। 10 क्वेश्चन है इसमें, ये कोल के रिजर्व्स और प्रोडक्शन का पूछा है। इसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व है झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल होना चाहिए। 11th वाला क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज वाला है, इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, तो 11th का होगा ए। से डी का ये पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। 12th का क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी, जे ई स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमस ने ये 9 कल्चरल वर्ड्स को इसमें किया है इन्होंने डिस्क्राइब। 13 क्वेश्चन है नॉर्थ से साउथ तक जो सिविलाइजेशन आपको देखनी है, उसमें एज़टेक है, फिर माया है, फिर मुस्का है, फिर इनका है। फिर 14 क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि बी। 15 मैंने अभी बताया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। 24.16 आंसर है इसका, पूरा उसमें डिटेल समरी दी हुई है मैंने। 50 ये 16 क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले पूछ रहे हैं नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो बस आपको एक चीज अगर याद रहती कि इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। तो 2 सबसे पहला पार्ट है, 2431 होगा इसका। अगर आपको ये भी याद रहता तो 2 अगर आप पहले पकड़ लेते इसमें, तो देखिए और किसी में ऑप्शन में है ही नहीं पहले 2। 16 का है डी। 17 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1.5 इसकी हो जाएगा, ये 11.5, ये होगा 111.5, ये 1111.5, तो इस सबको जोड़ देंगे तो 1236 आ जाएगा। 18 नॉर्मल सी सीरीज है, इसका आंसर है सी, सी बी बी, सी ए बी। 19 में भी मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा होता है कोल से। देखिए मैंने पिक भी दिखाई थी आपको, ये सबसे ज्यादा होता है कोल से, फिर होता है रिन्यूएबल एनर्जी से, फिर हाइड्रो से, फिर नेचुरल गैस से, फिर न्यूक्लियर से और फिर डीजल से। तो इसमें आंसर होगा सी। 20 भी मैंने आपको बताया, अभी बायोटिक रिसोर्स कौन सा नहीं है, फिश नहीं है, तो 20 का है डी। अब 21 का मैं बताता हूँ। देखिए ये एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, जस्ट आज़ादी के बाद। तो उसमें ये पूछ रहा है कि फॉरेस्ट की कैटेगरी कौन कौन सी थी, तो इसमें फॉरेस्ट की कैटेगरी नेशनल फॉरेस्ट थी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थी और विलेज फॉरेस्ट थी। इसका आंसर होगा नेशनल पार्क। अभी मैंने पूरा इसमें गूगल से सर्च करके पूरी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देखी है, तो उसमें यही लिखा हुआ है। 21 का होगा बी, आप याद रखिएगा। कुछ लोगों ने इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। 22 का आंसर होगा, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, और खुद गूगल से और हर जगह से और बुक से मैं खुद पहले इसको सब देख के पूरा इसमें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई गलती लगे तो आप कमेंट में बताइएगा।
22 ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिस्टर का ये कोड ये दिया हुआ है, एआरसी का कोड ये दिया हुआ है। देखिए अब इसमें हर वर्ड का एक नंबर असाइन किया हुआ है। तो देखिए एस का है 2, और देखिए फिर से वही 2 आ गया। फिर आई का है 1, टी का है 3, तो इसी तरह ए का है 6, आर का है 5 और सी का है 8। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो अरेस्ट अगर आपको करना है तो ए का इससे निकालिए, ए का होगा 6 आर, यानी कि आर यहाँ से निकालिए 55655, और ई एस टी में होगा ई यहाँ से निकालिए तो 4, और एस ये 2 है तो ये 2, और टी होगा 3, और टी देखिए यहाँ पे 3, तो इसका 22 का आंसर है बी। 23 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। 3 × 4 = 1609, मतलब जो पहले 4 का स्क्वायर है, फिर पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर है, फिर ये पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो 16 और 09। वैसे ही 5 × 6 = 3625 लिखा है, तो देखिए पहले 6 का स्क्वायर है 36, और फिर है 5 का स्क्वायर तो 25। वैसे ही 1 × 2, पहले 2 का स्क्वायर है 4, और फिर 1 का स्क्वायर है 01। तो वैसे ही 4 × 7 क्या होगा, पहले 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और फिर 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 23 का डी हो जाएगा। 24 अभी मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर होगा 7। इसमें कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 और से 3 के बीच में एक डिफरेंस है, और 3 से 5 के बीच में 2 डिफरेंस है। तो एक्चुअली ये 1 और 2 है, मतलब ये इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में 1 डिफरेंस है। 8 से 12 देखेंगे तो 8, 12 - 8 हो गया 4, 17 - 12 हो गया 5, तो यहाँ पे 5 4 हो गया। तो यहाँ भी जो डिफरेंस के बीच में मतलब 5 और 4 के बीच में 1 डिफरेंस है। ऐसे ही अगर आप यहाँ 30 फिट करेंगे तो 23 और 30, देखिए 23 और 30 के बीच में डिफरेंस होगा 7, और 30 और 38 के बीच में होगा 8, तो ये भी 1 डिफरेंस होगा। तो 24 का आंसर सी होगा। ये भी कुछ लोगों ने गलत दिया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। 25 बहुत ही सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 फेयर डाइस को आपने इसमें थ्रो किया तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 6 × 6 हो गया, आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स 6 होना चाहिए। सम ऑफ द टू नंबर 6 के लिए क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या आनी चाहिए, 4 2 आ जाएगा, वैसे 2 4 आ जाएगा, वैसे ही 3 3 आ जाएगा, और वैसे ही 1 5 आ जाएगा, और 5 1 आ जाएगा। बस इन 5 कॉम्बिनेशन में 6 सम बनेगा, बाकी में नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट जो पॉसिबल है वो 5, तो 5/6 × 6 यानी 5/36। वैसे 26 अगर आप देखें कि क्यूब का वॉल्यूम, देखिए क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, मतलब जो साइड है उसकी क्यूब। अब इसकी हर साइड 10% डिक्रीज हो गई है, तो यानी कि हर साइड हो गई 0.9x। तो अब 0.9x का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 0.729। 0.729 आया, यानी कि 72.9%। अब लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, विल बी डिक्रीज, तो डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है, तो 100 से आप उसको माइनस करेंगे तो 27.1 आ जाएगा आंसर। तो 26 का ए है। 27 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल हर बार यूपी पीसीएस पूछते ही हैं ये लोग, जितने भी एग्जाम है। पी को बोल रहा है कि ये पहले 10वीं पोजीशन है इसकी लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। 10वीं पोजीशन है तो पी और यहाँ के बीच में 9 लोग हो गए। क्यू की पोजीशन है 12वीं, तो क्यू की यहाँ से राइट से 12वीं है। अब इसमें बोल रहा है कि पोजीशन पी और क्यू की इंटरचेंज कर दी, मतलब यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। पी 18th हो गया लेफ्ट से, तो यहाँ से आप इसको 18 मान लिए, तो ये हो गया 18 हो गया। अब यहाँ से यहाँ 18 हो गया, तो यहाँ से देखिए पी की यहाँ 10 थी, तो यहाँ 18th है, तो यहाँ पे बीच में कितने लोग बचे, 7 लोग। तो ये 7 है यहाँ पे, ये 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू की 12वीं है राइट से, तो यहाँ पे होगा 11। तो आप इस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आप पी और क्यू को हटा देंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन इन द रो अदर देन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू को हटाएंगे तो 11 + 7 हो गया 18 + 9 27 लोग हैं टोटल इसमें। तो आप इसमें 27 का आंसर होगा बी। 28 क्वेश्चन गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है। आपको अगर पता हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो गलत है। लॉजिक इसमें ये लग रहा है कि 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2, 5 और 8 के बीच में डिफरेंस है 3, 8 और 13 के बीच में डिफरेंस है 5। तो ये वाला जो नंबर है ये यहाँ डिफरेंस आता जा रहा है। वैसे ही 13 और 22 के बीच में डिफरेंस है 9, नहीं 8, नहीं नहीं 9 होगा यहाँ पे, तो ये 9 डिफरेंस है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर आना चाहिए ये करीबन अ, इसमें मुझे सॉल्व हो नहीं पाया, मैंने इसमें ट्राई किया। आप देखिए इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। 29 है, काफी सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
ये आपको जितने भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है नॉर्थ और वेस्ट ऐसे बना लो आप, तो अगर आप इसको ऐसे डायरेक्शन से करते चले जाओगे तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा 10। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए अभी रिव्यू ऑफिसर का पेपर हुआ है आज 27 नवंबर 2016 को। ये उसका पहला पार्ट है जीएस का। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अभी हम पहला पार्ट में बता रहा हूँ अभी, और अभी रात तक आपको 9-10 बजे के आसपास तक पूरा इसमें सॉल्व करके दे दूंगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सीरीज डी है और इसका पीडीएफ है, ये हिंदी में है अभी, हिंदी में मुझे मिला है अभी। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लू रिवर यानी कि ये ब्लू नील यानी कि नीली जो रिवर है, नाइल रिवर है, ये किस झील से निकलती है? तो ये तना झील से निकलती है, यानी कि लेक तना से ओरिजिनेट होती है ये। सेकंड है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए ये पोर्ट निर्माण केंद्र दिए हुए हैं और ये यूएस के कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं। तो ये ह्यूस्टन तो टेक्सास में है, स्पेरोज पॉइंट ये मैरीलैंड में है, न्यू ऑर्लियंस भी लुइसियाना में है, लेकिन कैम्पडन जो पोर्ट ये निर्माण केंद्र है ये फ्लोरिडा में नहीं है, ये न्यू जर्सी में है। देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। फिर इसमें निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, मतलब आपको वेस्ट से ईस्ट तक बताने हैं। वेस्ट से ईस्ट तक बताने हैं। भूमध्य सागर का मतलब होता है मेडिटेरेनियन सी, काला सागर का मतलब होता है ब्लैक सी, कैस्पियन सागर तो कैस्पियन लेक हो गया, और अरल सागर मतलब अरल सी। तो आप ये वाला अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो भूमध्य सागर सबसे वेस्ट में है, यानी कि मेडिटेरेनियन जो सी है वो सबसे वेस्ट में है, और फिर उसके ईस्ट में काला सागर, फिर उसके ईस्ट में कैस्पियन, और उसके ईस्ट में अरल सागर। तो ये ऐसे आपका बनेगा कि सबसे पहले मेडिटेरेनियन है, फिर ब्लैक है, और फिर ये कैस्पियन लेक है, और फिर है अरल। तो MBCA यानी कि सी आंसर होगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, मैच द फॉलोइंग करना है, यानी कि इसमें कुछ नदियां दी हुई हैं और ये किस जगह इनका माउथ है ये आपको फाइंड करना है। देखिए अगर आपको एक भी पता हो, जैसे इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये नर्मदा, तापी और ये माही जो है भी है, ये अरब सागर में मिलती हैं, अरब सी में मिलती हैं। तो आपको बस ये पता हो, डी का अगर 3 भी पता हो ना आपको, देखिए डी का 3 में सिर्फ एक ऑप्शन है ए। तो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो डी का अगर 3 पता है और किसी में नहीं दिया है तो इसका फोर्थ का आंसर होगा ए। फिफ्थ है कि अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस नाम से एक प्रणाली विकसित की जो कि एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है, यानी कि क्वांटम सैटेलाइट ये है, और ये मिसियस नाम से अभी अगस्त 2016 में चीन ने चाइना ने इसको विकसित किया है। सिक्स है पैरालंपिक जो होते हैं, रियो ओलंपिक्स में जैसे हुए थे, रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, उसमें ओलंपिक हुए थे, फिर पैरालंपिक हुए थे। इसके इतिहास में पहली बार रियो ओलंपिक 2016 के किस इस खेल स्पर्धा में ये भाग लेने के बाद दो खिलाड़ी एक साथ, दो भारतीय एक साथ पोडियम पर खड़े हुए, वो थी ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। सेवन क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 2016 को लेमोआ लेमोआ के ऊपर मैं कितने सारे वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा होगा, कई सारे वीडियो पूरा डिटेल डिस्कशन किया है उसमें। लेमोआ इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। सेवन का ए आंसर है। एट क्वेश्चन है करीबा बांध, यानी कि करीबा डैम ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और ये जाम्बेजी रिवर पे है, देखिए लिखा हुआ है ये, और बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। एट का आंसर है जाम्बेजी रिवर यानी कि बी। नाइन्थ है, ये इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है उस पर पूरा इसकी समरी रिपोर्ट मैं बना के दे चुका हूँ कई बार आपको अपने चैनल पे, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टॉप जो 5 स्टेट है, अगर टोटल एरिया वाइज देखेंगे तो उसमें नंबर 1 पे एमपी है। और लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस स्टेट का मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है, कि मतलब 100% में से, जैसे मिजोरम में 88.93% सिर्फ फॉरेस्ट ही है, तो इसमें यही पूछा है कि किस स्टेट के एरिया का मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट में है, तो वो है मिजोरम। तो 9 का आंसर होगा सी। 10 का आंसर मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, मैंने एक टॉप की लिस्ट बनाई थी जिसमें क्रॉप्स की और मिनरल्स की पूरी समरी थी कि कहाँ के रिजर्व ज्यादा है, कहाँ पे उसके प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये पूरा उसी से आया। मतलब कई सारे इसमें 140 में से करीबन 70-80 क्वेश्चन मैंने देखे हैं अभी, कि वो हमारे वीडियो से अगर आपने देखे होते तो डायरेक्ट आप उससे बस वीडियो देख के ही सॉल्व कर सकते थे उसमें। 10 क्वेश्चन है, इसमें रिजर्व पूछा है कोल का और रोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो इसमें आंसर होगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यानी कि इसका डी होगा। तो 10 का होगा डी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में भी मैं कर रहा हूँ, अभी आपको रात तक कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, इसमें यूपीपीएससी का जो आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है आज 27 नवंबर को, उसके और सॉल्यूशंस देख रहे हैं विद फुल आंसर की, और जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी मैंने इसमें ये एडिट करके रखे हैं।
देखिए इसमें मैंने पहला पार्ट किया था, उसमें 10 क्वेश्चन किए थे। तो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ग्रुप में मैं देख रहा हूँ तो उसमें विक्टोरिया झील आंसर दे रहे हैं। विक्टोरिया झील इसका आंसर नहीं होगा, जो मैंने बताया था। इसका आंसर होगा तना झील, क्योंकि इसमें ब्लू नाइल पूछ रहा है। जो नीली नदी होती है, यानी कि नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरी होती है मेन, एक होती है ब्लू नाइल और एक होती है व्हाइट नाइल। देखिए साफ स्पीकर में दिख रहा है, जो ब्लू नाइल है वो लेक तना से ओरिजिनेटेड है। यानी कि जो ब्लू नाइल है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो लेक तना है। और वही पूछा है इसमें, नीली नदी ब्लू नाइल किस झील से निकलती है, तो वही पूछा है। तो इसका आंसर बी ही होगा, यानी कि लोक ये लेक तना। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, बाकी अब इसमें सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। इसमें ये देखिए 11वां 10 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और इसका फिर रीजन दिया है, असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है इसमें। इसमें इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 12th क्वेश्चन है कि अपनी जो बुक है ये इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे ई स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। इसका आंसर है 9। 12th का आंसर होगा ए, ये सीरीज डी है ये एक्चुअली। 13 क्वेश्चन है, इसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितनी भी यूएस और अमेरिका में जो कल्चर हैं उनके उनका ये क्रम पूछा है, नॉर्थ से साउथ तक। तो इसका सही क्रम है एजटेक, माया, मुइक्का और इंका। एजटेक है मैक्सिको में, फिर माया भी है थोड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे। 14 क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। देखिए मैंने कई सारे लोगों से बोला है, मुझे मेरी ईमेल आईडी writing editing job@gmail.com पे आप इंग्लिश का जो वर्जन है इस पेपर का उस वो पिक भेज दीजिए जल्दी से। 1 घंटे के अंदर आप जैसे ही भेजेंगे तुरंत 1 घंटे के अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कई सारे ग्रुप में देख रहा हूँ और सब वेबसाइट में देखा है मैंने, किसी भी जगह इंग्लिश वाला कोई नहीं अपलोड कर रहा है। आप लोगों में से कोई अगर ये सुन रहा हो, मेरी आईडी लिख लीजिए आप, writing editing job@gmail.com। राइटिंग WRITING EDITINGJOB@gmail.com। इस पे आप भेज दीजिए जल्दी से इंग्लिश वाला। 15 क्वेश्चन है कि इसमें जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 लेटेस्ट थी और इसकी मैं पूरी एक समरी बना के आपको दे चुका हूँ। उससे देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक फंस चुके हैं। एक वो था कि किस स्टेट में इंडिया के मैक्सिमम जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर है, जैसे उस वो है मिजोरम, 89% के आसपास है उसमें। और दूसरा कि टोटल ट्री और फॉरेस्ट का परसेंट कितना है, तो 24.16 है। जो फॉरेस्ट है वो करीबन है 21.8 और जो ये 21.3 है और ये जो ट्रीज है वो है करीब 2.8। तो टोटल मिला के ट्री और फॉरेस्ट का है 24.16। 16 क्वेश्चन का ये जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं इसमें सबसे पहले से बाद का जो काल क्रमानुसार ये करना है इसमें। देखिए सबसे पहले तो इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो जिम कॉर्बेट बना था, जो कि उत्तराखंड में, ये आपको पता ही होगा। सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था, तो आपको अगर ये भी याद रहता इसमें तो देखिए आंसर हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे ही एलिमिनेट करके इसमें करते हैं। पहला जिम कॉर्बेट होगा, तो 2 देखिए सबसे पहले इसी में है, सिर्फ डी में। अगर आपको ये आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर हो गया। इसमें 16 का होगा डी। 17 तो बहुत ही इजी, बहुत सिंपल सा सवाल है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये 1/2 लिखा है तो आप इसको 1.5 लिख लीजिए, इसको 11.5 लिख लीजिए, इसको 111.5 लिख लीजिए, इसको 1111.5 लिख लो और सबको जोड़ लो तो 1236 आएगा आंसर। 17 का ए है। 18 में भी डायरेक्ट एक ये सीरीज दी हुई है, अगर आप इसमें देखेंगे ABCBA, तो ये इसमें आंसर आएगा CBBCAB। और 19 है जो इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसमें टोटल ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा कम है। देखिए पूरा अगर आप ये डायग्राम देखें तो इंडिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है कोल से 60.7%, दूसरा होता है रिन्यूएबल से 14.9, तीसरा होता है हाइड्रो से 14%, और फोर्थ होता है गैस से 8.2%, न्यूक्लियर से होता है फिर 1.9%, डीजल से होता है 0.3%। ये लेटेस्ट डेटा है। तो इसमें वही जल दिया है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, नाभिकीय डीजल। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है जल से यानी कि हाइड्रो से, सेकंड होता है नेचुरल गैस से, और थर्ड होता है ये न्यूक्लियर से, और फोर्थ होता है डीजल से। फिर 20th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो वो है मछली। बाकी 4 हैं जो कि एज अ फ्यूल यूज करे जाते हैं। तो ये अभी टोटल आपका ये दूसरा पार्ट हो गया। प्लीज आप इंग्लिश वाला जल्दी से भेज दो, मैं अभी इसी में ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, वरना आप मेरी ईमेल आईडी writing editing job@gmail.com पे इंग्लिश की एक अच्छी सी पिक खींच के भेज दो आप बस।
बाकी मैं एडिट करके उसको तुरंत इसमें आपको 1 घंटे के अंदर डाल दूंगा। इसका वीडियो जो भी है पूरा सॉल्यूशन और प्लस हिंदी का भी डाल देंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर जो एग्जाम हुआ है 27 नवंबर को, समीक्षा अधिकारी वाला, उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जीएस का। और अभी ये फोर्थ पार्ट होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी। अभी भी मैं बैठा हूँ, 1 घंटे के अंदर ये मैं पूरा सॉल्व करके ये भी पूरा मानूंगा इसको। 28 क्वेश्चन में मैं बताया था पिछले पार्ट में, गलत है क्वेश्चन, गलत नहीं, एक्चुअली मैंने फिर से इसको सॉल्व किया। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इसमें देखिए 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 8, 8 के बाद 13, फिर 22, फिर वो नेक्स्ट पूछ रहा है। तो देखिए 3 और 5 के बीच में गैप है 2, 5 और 8 के बीच में गैप है 3, 8 और 13 के बीच में गैप है 5, 13 और 22 के बीच में गैप है 9। अब इन दोनों के भी बीच में अगर आप गैप निकालेंगे, 2 और 3 के बीच में 1 है, 3 और 5 के बीच में 2 है, 5 और 9 के बीच में 4 है। तो 1 2 4 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि अगला होगा 8। तो 8 को अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को आप 22 में जोड़िए तो 28 का आंसर आ जाएगा, 22 + 17 यानी कि 39। 29। देखिए जब भी डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें पहले तो ये एक डायरेक्शन ये बना लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ होगा और ये ईस्ट वेस्ट, तो ये आप ऐसे बना लीजिए पहले। और फिर उस हिसाब से यहाँ पे ओरिजिन, मतलब यहाँ से आप मान लीजिए कहीं से भी, तो वो आप यहाँ का रेफरेंस मानिए और जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो कर दिए। तो शैलेश ट्रेवल 4 किलोमीटर टू नॉट, यहाँ पे मान लीजिए शैलेश खड़ा था, यहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ पे गया, टर्न हुआ लेफ्ट में, लेफ्ट और 6 किलोमीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ पे जा रहा था तो राइट टर्न हुआ 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4। अब ये यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी पूछ रहा है, और ये है 4, ये है 4 और ये पूरा है 6। ये पूरा 6 है तो ये इसके बीच में मिड पॉइंट होगा, तो 4 और ये 3, तो इसको अगर आप मानेंगे, ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 और वैसे ये आ जाएगा 5, तो 5 + 5 यानी कि 10 होगा इसका आंसर। 29 का डी है। 30 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। देखिए इसको आप ठीक से ऑब्जर्व करिए, ए बी और फिर ये सी डी और फिर ई एफ। तो अगला वाला कौन सा होगा, जी एच। पहले तो ये दोनों बी और डू आप डी हटा दिए, एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमेशा। ए और सी बचा अब आपके पास, अब इसमें ए और सी में पकड़ना है। तो ये देखिए वाई जेड और फिर वाई, वाई से पहले क्या आता है डब्लू, ये एक्स डब्लू, नहीं एक्स, देखिए यू और फिर ये यू वी, फिर ये डब्लू एक्स और फिर वाई जेड। तो ऐसे ही इसमें क्या आएगा, देखिए एक एक करके ही आ रहा है ये, तो यू वी और फिर यहाँ पे इधर से चालू हुआ डब्लू एक्स और फिर यहाँ से चालू हुआ वाई जेड। तो यू इधर है, तो यानी कि इसमें ए आंसर आएगा इसका, क्योंकि जी एच तो है पहले, और तो फिर ये एस टी हो जाएगा और फिर ये यू वी हो जाएगा और फिर ये आप वैसे भी देख लीजिए यू के बाद वी डब्लू एक्स। तो इसका 30 का ए आएगा, मतलब कुल मिला के आप इसमें इसमें ऑब्जर्व कर लीजिएगा, इसमें ए आएगा इसका आंसर 30 का, याद रखिएगा। उसी पैटर्न में बनाएंगे तो 30 का ए आएगा। 31 है, दो नंबरों का सम दिया हुआ है 10, यानी कि x + y, अगर मान लीजिए x और y दो नंबर है तो x + y दिया हुआ है 10, और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर दिया हुआ है 40, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 40। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई की अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा 4। तो एक्स प्लस वाई हो गया 10, एक्स माइनस वाई हो गया 4। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों नंबर आ जाएंगे 7 और 3। इसमें लार्जर पूछ रहा है तो लार्जर नंबर होगा 31 में बी। 7 और 3 है, दो नंबर आएंगे, आंसर होगा 31 का बी। 32, ये मैंने जितने भी कितने सारे मैंने इसमें वीडियो बना रखे हैं, यूपी पीसीएस के लिए, पीएससी के लिए, आरओ के लिए सीरीज चलाई थी, यूपी का स्पेशल जीके भी कितनी बार मैं इसमें बता चुका हूँ। लिटरेसी रेट जो यूपी का है वो 67.68 है। 33 है, अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी। देखिए ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जो यूपी स्पेशल आपको वीडियो बना के रखा है उसमें यूपी का अब एरिया हो गया है 4th। ये देखिए ये 4 एरिया दिए हुए हैं। राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज इंडिया में, सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे हो गया यूपी।
तो आप याद रखिएगा। फिर ये 34 है, इन विच ईयर भारतेंदु नाट्य एकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये 1975 बनाई गई थी। जीके का क्वेश्चन है डायरेक्टली। 35 है कि इमदाद खानी घराना, ये जो सितार और सुर बहार से रिलेटेड, ये किस प्लेस पे है? ये इटावा पे है। मैंने गूगल पे सर्च करके देखा है इसमें। 36 है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? वीट और ये शुष्क सम्राट, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। देखिए, क्वेश्चन जब भी ऐसे एग्जाम में हो ऑब्जेक्टिव, उसमें ये जरूर पड़िएगा कि नॉट करेक्टली पूछ रहा है कि करेक्टली। कई बार हम सोचते हैं कि करेक्टली ही पूछता है और उस चक्कर में आते हुए आंसर भी गलत हो जाता है। इसमें नॉट करेक्टली पूछा है, तो इसमें नॉट करेक्टली कौन सा हो गया? वीट का शुष्क सम्राट है। ये राइस क्या एक्चुअली वैरायटी है। तो 36 का होगा बी। 37 है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में मार सॉइल ये पाई जाती है? मार सॉइल एक्चुअली क्या है? ये ब्लैक सॉइल की एक ये वैरायटी है, और इसको जनरली ब्लैक कॉटन बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें। और ये हमीरपुर में और झांसी में पाया जाता है, तो ये झांसी में है। ये 37 का होगा बी। 38 में नॉर्मल सा ये सवाल है। ए का ब्रदर है बी, और फिर बी की देखिए, इसमें से डायरेक्टली आप इसमें सॉल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, और बस डायरेक्टली इसमें ऐसा ही होता है कि जो भी मेल हो उसको आप वैसे कर सकते हैं, ये वाला बॉक्स बना के कर सकते हैं रेक्टेंगल। जो फीमेल हो उसमें सर्किल बना के। तो ए का ब्रदर है बी। देखिए ए है यहाँ पे और ये बी है। ए का ब्रदर है यानी कि ये बी होगा। बी की वाइफ है सी, यानी कि बी की वाइफ है सी। और फिर ई इज द डॉटर ऑफ ए। ई या इसके मतलब इसके नेक्स्ट जनरेशन है, तो ई होगा यहाँ पे। फिर ये हो गया। फिर ये डी इज द सन ऑफ बी, यहाँ पे ये बी है और इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि ये हो गया डी। और फिर उसके बाद एफ इज द ब्रदर ऑफ ई। एफ ये ई का ब्रदर एफ, यानी कि ए का ही है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एफ हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद जी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी कि डी इधर है, तो जी यहाँ पे होगा। अब ए और जी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये इसका एक भाई था, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं अंकल है इसका आंसर। 38 का सी होगा। 39 में एक एक बंदे के को एक कोई नंबर है, उसका हाफ, अगर जो दो हाफ पार्ट है उसका, एक को 6 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है, एक को 10 से। तो यानी ये पार्ट हो गया x/2/6, यानी कि x/12। और ये वाला पार्ट हो गया x/2/10, यानी कि x/20। अब इसमें ये पूछ रहा है, उसने बोला है कि टाइम सेव करने के लिए उस बंदे ने 1/2 इंटू 10+6 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 8 से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि उसको x बाई ये 12 और प्लस x/20 से डिवाइड करना था, लेकिन उसको x/8 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें पूछ रहा है जो ऑब्टेन जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, उसका जो ऑब्टेन रिजल्ट होगा तो वो क्या होगा? मतलब एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है? और एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है कि जो इसने x/8 से कर दिया था। और ऑब्टेन्ड ये फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट हिज ऑब्टेन्ड रिजल्ट विल बी, एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए x/12 प्लस x/20, और इसने ऑब्टेन्ड रिजल्ट क्या कर दिया x/8। तो अब इन दोनों को अगर x/12 प्लस x/20 का एलसीएम लेके देखेंगे तो ये आ जाएगा x/0.5, और उसने कर किससे दिया है? x/0.8 से। तो ये जो एक्चुअल रिजल्ट है इसका 8 वाला, वो कम होगा और आना चाहिए x/7.5 से। तो 39 का ए होना चाहिए। 40 का है जो ये रेशियो प्रोपोर्शन का, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसका होगा आंसर बी। 41 है कि आगरा में कौन इन चारों में से पैदा हुआ था? तो 41 का है डी। ये गूगल में आप देख सकते हैं, गालिब पैदा हुए थे आगरा में। फिर ललित कला एकेडमी स्टेट जो यूपी में, वो कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ में। 42 का ए। 43 का है कि हु अमंग द फॉलोइंग टॉट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू शंभू महाराज? ये रहीमुद्दीन खान ने किया था। और फिर इसका 43 का है बी। 44 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमवीर चक्र अवॉर्डी? ये नीरज कुमार सिंह नहीं है इसमें। 45 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? सुचेता कृपलानी। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बता भी चुका हूँ मैं कई सारे वीडियो में। 45 का है बी। 46 है नॉट करेक्टली मैच है, तो ये लखीमपुर खीरी है इसमें। 47 है कि किस जगह पे मुदिन पूर्णिमा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये है गोवर्धन, मथुरा में होता है ये। बाकी अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी 1 घंटे के अंदर आपको और भी पूरा मिल जाएगा इसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
नमस्कार दोस्तों, इसमें हम लोग रिव्यू ऑफिसर, ये जो यूपीपीएससी का समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ है 27 नवंबर को, यानी कि कल, उसका पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे जैसे सॉल्व होता जा रहा है मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट होगा ये, और इसमें हम देखेंगे 47 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 48 क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। देखिए, जितने भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक या दो पकड़ने होते हैं जो करेक्ट होते हैं, अगर आपको एग्जाम जिसमें एकदम कॉन्फिडेंट होता है। जैसे आप इसमें अगर देखिए तो अलीगढ़ तालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अलीगढ़ के ताले आपने सुना भी होगा यूपी में। ए का तो होगा टू। अब ए का टू अगर आपने देख लिया तो या तो होगा बी या होगा सी। एक चीज़ अब फिर इसमें और पकड़नी है आपको। तो फिरोजाबाद है, ये बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, तो बी का है फोर। तो बी का हो गया फोर, तो टू और फोर यानी कि 48 का हो जाएगा बी। 49 में पूछ रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में 3 सेंटेंस दिए हैं इसमें, और फिर इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। अब इसमें देखिए आप, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, नहीं, यही गलत है बस। करेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो इसमें टू और थ्री होगा। 49 का होगा सी। 50 का पूछ रहा है कि, मुझे लगता है यही इस पेपर का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये पेपर वैसे तो सिंपल नहीं है, मुझे तो नहीं लगा है सिंपल। कुछ लोग मैंने फेसबुक ग्रुप में देखा है काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल था पेपर। अब मुझे तो लगता है ऐसा हर बार ही होता है, और कुछ फर्जी बनाने के लिए ऐसा लोग बोलते हैं कि खुद का तो पेपर खराब हो गया और दूसरों का भी जो कॉन्फिडेंस है कुछ लेवल का वो किसी तरह डाउन कर दो। 50 का आंसर होगा बी, कि जर्मेनियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर। 51 में बोल रहा है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर। बिल्कुल सही बात है कि हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं समर में, गर्मियों में। और रीजन उसका क्या है, लाइट कलर्स आर पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 51 का ए है इसीलिए। 52 का करेक्टली मैच पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में अब मैंने कुछ गूगल सर्च की है, इसमें जंक्शन डायोड और एम्पलीफायर ये जो है ये मैच नहीं होगा, तो 52 का डी होना चाहिए। 53 स्ट्रेलाइट पूछ रहा है, ये हाई एल्टीट्यूड एयरशिप होती है जो कि पोजीशन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। देखिए ये स्ट्रेलाइट है, हाई एल्टीट्यूड टेलीकम्युनिकेशन एयरशिप फॉर सेलुलर 3G एंड 4G मोबाइल MMDS पेजिंग एंड फिक्स्ड वायरलेस टेलीफोनी, तो इसके लिए यूज होती है। 53 का है इसीलिए सी। 54 में पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं करेक्टली और नॉट करेक्टली, एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ा करिए ध्यान से 5 या 6-7 सेकंड में कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली। ज़्यादा हड़बड़ी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपने भी फील किया होगा, कई बार आप ऑप्शन गलत फिल कर देते हैं। 54 में ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि MTB। और ट्यूबरकुलोसिस ये जनरली लंग्स को अफेक्ट करती है। तो 54 का है बी आंसर। 55 है, पॉइजनस फैंग्स ऑफ ए स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनाइन टीथ। सी होगा इसका। 56 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉस्कीटो। इसमें से ओनली मेल सक ब्लड, ओनली फीमेल सक ब्लड, ये दोनों गलत हैं। नहीं, ओनली मेल सक ब्लड ये गलत है, और ये फीमेल सक प्लांट जूसेस ये भी गलत है। 2 और 4 आंसर है इसका सही। 57 है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए ये जनरली आपको इसमें भी आप अगर चाहें तो ये देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं। एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, यानी कि जो सिरका होता है जिससे अचार बनता है वो आपको पता ही होगा एसिटिक एसिड होता है, तो बी का हो गया 3। देखिए अब बी अगर आपने 3 देख लिया और किसी में है ही नहीं ऑप्शन ये। बस अगर आप इतना एलिमिनेशन, ये वाला ऐसा एलिमिनेशन मेथड इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें देखा करिए कि एलिमिनेट हो रहा है क्या। अगर आपने बी इसमें देख लिया तो बाकी दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 57 का डी। और ऐसे भी आप देख लीजिए कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं, जो बोन जिससे बनता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। मिल्क की जो सोरिन जो खट्टा हो जाता है वो लैक्टिक एसिड से होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है इथाइलिन से। तो 57 का है डी। 58 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, वो है यूरिया।
59 है मैच बॉक्स में रेड फॉस्फोरस को यूज करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई सारे साइंस के वीडियो में। तो आपने अगर हमारे वीडियो भी देखे होते तो आपको कम से कम इस 140 में से 70 क्वेश्चन के आसपास आप कर लेते सॉल्व। कई सारे मतलब अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपने आपको फायदा मिला होगा इसका। 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें नेपथीन्स पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विटामिन डी और कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन डी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है ए से, विटामिन ए की कमी से। 62 है, इसमें एक असर्शन है और एक रीजनिंग है कि कुस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। ये सही है, लेकिन ये जो इसका रीजन है, इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये गलत है, तो इसका होगा डी। 63 में कुछ ये इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं और इसका ये कहाँ पे लोकेटेड है वो ये हमने पूरा वीडियो बना रखा है, काफी सारे इंस्टीट्यूट डिस्कस किए हुए हैं उसमें। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पता नहीं यूपी पीएससी वालों को क्या इस इंस्टीट्यूट से प्यार है, ये हर एग्जाम में, हर एक दूसरे एग्जाम में ये पूछते ही हैं। आप इसको रट लो एकदम, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला में है। सी का हो गया 3। फिर वही एलिमिनेशन करेंगे तो ये आ जाएगा बी और डी में से एक होगा। फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मुंद्री में, आंध्र प्रदेश में, तो डी का होगा 1, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी 63 का। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, नागपुर में है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर में। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड टू द बुद्धा, ये है सुबद्धा। फिर 65 है एन इंक्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, वो है जहांगीर, इसका आंसर है। 66 है नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, सतवाहना और गोल्ड नॉट करेक्टली मैच्ड है। 67 है कि विच अमंग द फॉलोइंग फैमिलीज वाज द फर्स्ट टू हैव मैट्रिमोनियल अलायंस विद अकबर, वो है कछवाहा, कछुआ फैमिली मतलब। 67 का सी है। 68 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ अल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ये है दिल्ली। 68 का डी है। बर्ड फ्लू, ये मैं आपको बता चुका हूँ साइंस वाले वीडियो में, H5N1 को बोलते हैं, और आपने कई बार न्यूज में भी पढ़ा होगा इसको। 69 का ए है। 70 है, इसमें पूछ रहा है कि किस रूरल के लिए एका ब्राह्मणा शब्द यूज करते हैं, खरावेला के लिए। इसमें मुझे वैसे कंफ्यूजन है, गूगल में मैंने देखा, आप बताइए अगर कंफर्म क्या है। मुझे तो इसमें बी लग रहा है जो मैंने रिसर्च की है इसमें। 71 का द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल, तेली टेम्पल जो है ग्वालियर का, वो है द्रविड़ स्टाइल में। 71 का है बी। 72 में कुछ ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे इंडिया में, उनका ये पूछ रहा है, तो उसके लिए अब मैं ट्रिक बनाने वाला हूँ अभी बहुत जल्दी। आप कमेंट पे करके बताइएगा कि गवर्नर जनरल वाली और इसकी जो भी ट्रेवलर्स आए हैं ये फॉरेन के यहाँ पे, उसके लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बना रहा हूँ उसके लिए। तो इसमें बी होगा आंसर, हॉकिंस। ये मतलब 2, हॉकिंस का 2 है, थॉमस रो का ये 1615 है, फिर मैनूकी का है ये 1653 वाला। 73 विच अमंग द फॉलोइंग वाज बिस्टोव्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर, बहादुर शाह ने किसको साहिब आलम बहादुर दिया था, बख्त खान को। 73 का सी है। 74 में भी देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग, और इसमें भी आपको बस कुछ आइडिया होना चाहिए, एक भी अगर आप चीज आपने सही करेक्टली पकड़ ली तो हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे गोवा में देखिए, जब जब ब्रिटिशर्स चले भी गए थे इंडिया से, तब भी कई दिनों तक पोर्टुगीज लोग रहे थे। 1965 में फिर ये इनको हटाया गया था यहाँ से, 60s में मतलब। तो गोवा का पोर्टुगीज होगा, बी का होगा 3। अब आपने ये अगर देख लिया तो बस हो गया सॉल्व। तो वैसे ही पौडीचेरी में फ्रेंच बसे हुए थे, आज भी पौडीचेरी में काफी सारे लोग फ्रेंच बोलते हैं। सी का होगा फिर इसीलिए 4, और डी का होगा 1। 75 पे हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारता इनटू पर्शियन, पर्शियन में महाभारत को किसने किया था, अब्दुल कादिर बदौनी। ये यूपीपीएससी में कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन भी काफी सारे आए हैं। 75 तक हम कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करता हूं मैं भी।
हम इसमें आरओ का पेपर देख रहे हैं और ये 6 पार्ट है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म करेंगे इसको, 75 तक देख चुके थे, 76 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। एक बैटल ऑफ चंदावर हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। 76 का बी है। 77 में पूछ रहा है कि किसका टॉम्ब इंडिया के बाहर लोकेटेड है, वो है जहांगीर, इनका पाकिस्तान में लोकेटेड है जो इनका मकबरा है। तो 77 का डी है। 78 में असर्शन और रीजनिंग वाला है। देखिए, आपको अगर एक फैक्ट पता हो तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी गए थे, मतलब गांधी जी गए थे, गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो ए गलत हो गया। ए फॉल्स हो गया तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा, यानी कि डी। 79 है, इसमें भी ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ कहाँ, किस किस रिवोल्यूशनरी ने कौन कौन सा प्लेस संभाला था, तो ए का तो 2 है, यानी कि नाना साहब का है कानपुर, और फिर है नवाब हामिद अली खान का दिल्ली, मौलवी अहमद का है ये लखनऊ, मनी राम दीवान का है असम। तो 2134, 79 का डी। फर्स्ट टी कंपनी इन असम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1839। ये 81 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें एक पारसी के बारे में बोलना है कि 1853 में हुआ था वो, और एडिटर था इंडियन एक्सपेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का, और सोशल रिफॉर्मर था, और चीफ क्रूसेडर था फॉर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991। तो इसका ऑप्शन है बी एम मालाबारी, यानी कि बी, दादा भाई नौरोजी नहीं है, कुछ लोगों ने गलत निकाला है इसमें। 81 का है बी। 82 है कि कौन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में प्रेसिडेंट था, तो वो है विट्ठल भाई पटेल थे। 82 का डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है कई बार ये। किसने लिखा है पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी ने लिखा है। 83 का है ए। 84 है, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, तो 1 2 3 4 होगा इसका। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर लैंड रोटर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। 85 में मैच द फॉलोइंग और नॉट करेक्टली मैच पूछा है। नॉट करेक्टली और करेक्टली आप हर क्वेश्चन में जरूर देखिए। तो वीडी सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी ये सही है। आरसी मजूमदार की सिपाही मुटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी की अवध इंटोल्ड, ये गलत है, तो ये ऑप्शन होगा इसमें। फिर ये 86 में देखिए, 1937 में जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसके अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे और 7 जगह अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। तो उसमें पूछ रहे हैं कौन सी जगह नहीं बनाई थी, तो वो बंगाल और पंजाब है। तो इसका आंसर है 86 का बी। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले की मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में। फिर 87 है, ये पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए स्टेट पीसीएस और ये इन सब एग्जामों में आपको फैक्ट एकदम रटे होने चाहिए। इसीलिए फैक्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट आते हैं। ये ट्राइब्यूनल आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट 14A में आता है, पार्ट 10 में नहीं आता है। तो इसका 87 का होगा डी। 88 में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। पहला करेक्ट है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लक्ष्मीकांत की बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है ये। और दूसरा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। इसमें होगा यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो 2 गलत है, ए सही है। 88 का इसीलिए ए है। 89 देखिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं आप एकदम जो इनके शेड्यूल है, जो पार्ट्स है, वो एकदम रट लीजिए। आपको इसमें देखिए ये एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 10 शेड्यूल अगर आपको पता होता कि जो डिफेक्शन करते हैं लोग उनके लिए होता है, उनके डिस्क्वालीफाई करने के लिए, अगर आपने ये पकड़ लिया तो फिर ये हो जाएगा। देखिए डी में और कहीं पे है ही नहीं 2, तो इसीलिए आंसर होगा इसका सी। ये इन सारे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाएं। फिर ये इमरजेंसी का पूछ रहा है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किसके तहत नहीं हो सकती है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो की थी डिक्लेयर 1970s में, वो इंटरनल
डिस्टरबेंस किया था, और इसीलिए फिर 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट आया था उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया था। तो ये होगा 90 का आंसर डी, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है यूपीपीएससी में, तो पिछले साल भी आया था ये और कई बार आ चुका है ये। 91 है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, ये कब पब्लिश किया गया था, किस एक्ट के थ्रू? 58th अमेंडमेंट 1987। तो 91 का है बी। देखिए सीरीज डी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए ये पूछ रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, एक मैंने वीडियो बनाया था टॉप क्रॉप्स और मिनरल्स के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मिनरल का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, और मिनरल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए इसमें डायरेक्टली। तो ये मैंने बताया था आपको चिल्ला चिल्ला के, और यूपी के भी कई सारे वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, आलू का, और भी पूरी लिस्ट बताई थी मैंने आपको। यूपी एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए थे जो मौसम वगीसा मैडम के, उसमें भी इसमें दिया हुआ है यूपी के बारे में। 92 का बी है। 93 में कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो 3124 होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज गौरव योजना है 1999 में आई थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी 1997 में, जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था 2005 में। 94 में पूछ रहा है किस 5 ईयर प्लान में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट। ये जो अमर्त्य सेन और जो मकबूल हुसैन पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया था, 8th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था। तो 94 का बी है। 95 में जीएसटी से रिलेटेड आ रहा है कि जीएसटी के बारे में मैं बता चुका हूँ वैसे, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है इसमें। देखिए ये सेकंड वाला करेक्ट होगा कि जीएसटी जो काउंसिल बनेगी वही डिसाइड करेगी क्या टैक्स रेट होगा, क्या एग्जेम्प्टेड होगा, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, क्या रिवेन्यू नेट्रल रेट होगा, ये सब। थर्ड वाला तो आंसर एकदम ही आप काट दीजिए, थर्ड जिसमें, क्योंकि वैट कोई तो रिप्लेस कर रहा है जीएसटी, तो थर्ड वाला आप ऐसे ही हटा दीजिए। और बचा ये फर्स्ट की जीएसटी काउंसिल इज चेयर बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो सही है, लेकिन ये एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर इज अ मेंबर, तो ये फर्स्ट नहीं है इसमें, इसमें होगा बी। 96 का नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है अमजद अली खान पखवाज से रिलेटेड नहीं, सरोद से रिलेटेड है। 97 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में है ये। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चालू हुई थी 1998 में, 2001 में नहीं हुई थी, तो आप याद रखिएगा। तो पहला गलत है और सेकंड सही है कि स्कीम प्रोवाइड्स एडेक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन नीड्स, तो 97 का बी है। 98 नेट क्रॉप सोन एरिया इंडिया में कितनी है, 14 करोड़ हेक्टेयर है, सी है। 99 है कि किसके पार्टिकल का साइज होता है लेस देन होता है 0.002 डायमीटर से भी कम होता है, तो वो क्ले के पार्टिकल होते हैं। 99 का ए है। 100 नाबार्ड के बारे में है, नाबार्ड से रिलेटेड इसमें फैक्ट्स हैं। तो नाबार्ड देखिए 82 में तो क्रिएट किया गया था, वो सही बात है, लेकिन ये क्रेडिट डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देता है एग्रीकल्चर के लिए, ये बल्कि जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है उनको लोन देता है। तो फर्स्ट आंसर होगा इसका, 100 का ए होगा। 101 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द फोक कल्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉमन पीपल, तो ये होगा सी। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसमें कर रहा हूँ, अभी अभी मैं कल एनालिसिस डालूंगा इसकी, आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहिए इसमें पॉज करके। ऋग्वेदा क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स है ये, जो भी श्लोक वोक हैं उनका है ये, श्लोक और मंत्र। तो 102 का ए है। 103 है अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को कौन सेटअप कर सकता है, बाय मेंबर्स, तो 103 का है ए। सेबी एक्ट को पास किया गया था 1992 में, तो 104 का है सी। 105 में फिर आपको ये मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स तो होता है इनकम पे, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है 3, यानी कि इम्पोर्ट पे। देखिए इसमें भी आपने अगर एक चीज आपने पकड़ ली तो इलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको एक्साइज ड्यूटी पता है कि इम्पोर्ट पे लगती है, तो बी का 3 सिर्फ इसमें दिया है सेकंड वाले में, तो इसलिए 105 का होगा बी। ये आप याद रखिएगा। 105 में फिर मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स है, इनकम पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इम्पोर्ट पे, और ये कस्टम ड्यूटी है फैक्ट्री प्रोड्यूस पे,
कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए ये लास्ट पार्ट है मोस्ट ऑफली इस जो रिव्यू ऑफिसर हुआ था एग्जाम 27 नवंबर 2016 को, और इसमें हम लोग फुल आंसर और आंसर की देख रहे हैं। इसमें आप इसमें मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने इसमें गूगल और सब बुकों से देख लिया रेफरेंस करके, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके सब क्वेश्चन मैंने सही लगाए हैं, और एक दो अगर एरर होगी तो वो भी मैंने बता दी है बीच में। फिर भी अगर आपको कोई एरर लगे तो बताइएगा। 106 क्वेश्चन 105 तक देख चुके थे। 106 में नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ये कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। ये देखिए इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है ये रायपुर में है, ये राजस्थान में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो 106 का होगा सी। करनाल बंट ये क्रॉप डिसीज है वीट की। क्रॉप डिसीज के ऊपर हम पूरा वीडियो बना चुके हैं कि किस क्रॉप की कौन सी डिसीज होती है, आप उसको देख लीजिएगा। और उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीपीएससी के, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं क्रॉप डिसीजेज आप एकदम रट लीजिए उसमें। वो हमने पूरा वीडियो बनाया है उसमें सब कलेक्ट करके। तो ये उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। 107 का बी है। 108 है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, बोरॉन से डिसीज रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो 108 का होगा डी। 109 है, ये 2011 के सेंसस के ऊपर हम लोगों ने इंडिया के सेंसस पे भी और उत्तर प्रदेश के सेंसस पे भी कितने सारे वीडियो बना के रखे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश का जो एक स्टडी ट्यूटोरियल है, कितने सारे में बताया है हमने आपको पूरा सेंसस का डेटा। डेंसिटी सही है 829 है उत्तर प्रदेश की। डिकेडल ग्रोथ भी 20.23 सही है। फीमेल लिटरेसी भी 57.18 सही है। ए गलत है इसमें। ये परसेंटेज जो उत्तर प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया की 16.5% है, 18.5 नहीं है। तो आप याद रखिएगा, कई सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है इसमें। 109 का ए है। 110 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इसका तो ऑब्वियसली यूपी ही होगा, 20 करोड़ पॉपुलेशन है पूरी इसकी। 111 है कि असर्शन और रीजनिंग का है कि सेंसस 10 सालों में होता है, ये सही है। लेकिन ये जो रीजन दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लार्जली रिमेन्ड अनचेंज ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये गलत है। तो इसका होगा 111 का सी। 112 है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आया था 1881 में। 113 आया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में आया था ये। 114 है इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी इन अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी above 25 लाख बट नॉट मोर देन 5 करोड़। 115 का सी 14 का सी है। डी सीरीज देख रहे हैं हम। 15 है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ग्लोबल हेक्टेयर, 115 का ए है। 16 है कि द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है मतलब रूरल से अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सही है। फॉरेस्ट कवर इज जनरली निगेटिवली रिलेटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ, सही बात है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो फॉरेस्ट का कटना होगा क्योंकि लोगों को रहना पड़ेगा, रहना है, खाना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट काटेंगे। ये भी सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा बी। 116 का बी है। ये इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। मैं पूरी ये बता चुका हूँ नेशनल पार्क का कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी हमारे वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन है। 118 है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए उत्तर प्रदेश की 829 है, बिहार तो हाईएस्ट है पूरे इंडिया में 1107 है, केरला में 860 है, और वेस्ट बंगाल में भी 1100 के करीब है, 1000 के करीब है। तो सबसे जो कम पॉपुलेशन डेंसिटी वो यूपी की है। इसका आंसर 118 का ए होगा। याद रखिएगा, कुछ लोगों ने गलत दिया हुआ है इसमें। 119 देखिए सेंसस ऑफ इंडिया 2011 पे हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जरूर देखना चाहिए। उसका हमने बताया भी है कि उसका मोटो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, पूरा हमने वेबसाइट भी आपको दिखाई थी उसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने वीडियो देखे होते तो डायरेक्ट आपके 60 से 70 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नवाबगंज ये इलाहाबाद में नहीं है, ये उन्नाव के पास है, तो ये नॉट करेक्टली मैच है। 120 का बी है। 21 है ये अर्बनाइजेशन पूछ रहा है 2011 के सेंसस, ये भी हमारे वीडियो से डायरेक्ट हमने बताया था पूरा अर्बनाइजेशन। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है गोवा, और सेकंड नंबर पे इसमें जो इस लिस्ट में के हिसाब से वो है तमिलनाडु, 3412 है। 34 अगर आपने पहचान लिया, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो 121 का सी है। 122 में भी देखिए आपको पकड़ना है, इसमें सिंपली पाल उड़ीसा में है, तो कुछ आप इसमें याद कर लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व के, ये मैंने पूरा बना रखा है, आपको ट्रिक भी बता रखी है वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। सिंपली पाल उड़ीसा है तो ए का होगा 4, फिर नोक्रेक मेघालय में है तो सी का होगा 5,
तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में और कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। 122 का होगा डी। 123 में पूछ रहा है भीतरकनिका मैनग्रोव। देखिए भीतरकनिका मैनग्रोव पहली बात तो उड़ीसा में है, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। डेल्टाइक रीजन ऑफ वंसधारा और सुबर्णरेखामणि ये उड़ीसा में है, तो दोनों गलत हैं इसमें। 123 का डी है। 124 में अर्बनाइजेशन इज इंडिया हैज इंक्रीज्ड रैपिडली आफ्टर 2011। ऐसा नहीं है, अर्बनाइजेशन तो धीरे धीरे इंक्रीज कर ही रहा है, रैपिडली कोई नहीं हुआ है, तो ए गलत है इसमें। और रिवॉल्यूशन इन मोबाइल कम्युनिकेशन हैज बीन टेकिंग प्लेस इंडिया, ये तो सही बात है, तो आर इसमें ट्रू होगा और ए फॉल्स होगा। 124 का डी है। 25 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है अभी लेटेस्ट कि इस नेशनल पार्क को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में कंचनजंगा है नेशनल पार्क सिक्किम में, जो कि तो बी है इसका। 126 सोलर इम्पल्स 2, ये भी हम आपको बता चुके हैं करंट अफेयर में ये सब, कि जो कंप्लीट किया है उसने किस प्लेस पे गया था ये 2 जुलाई में, तो अबू धाबी में ये कंप्लीट किया है इसने। ये सोलर इम्पल्स 2 ने पूरा राउंड वर्ल्ड जर्नी कंप्लीट की है अबू धाबी में। 127, ये तो मैंने अभी जो टॉप 50 करंट अफेयर दिया था उसी में ही क्वेश्चन था ये डायरेक्टली। डब्ल्यूएचओ ने श्रीलंका को मलेरिया फ्री नेशन डिक्लेयर किया है 2016 में सितंबर में, तो इसका बी है। 128, ये भी मैंने बताया था, रियो पैरालंपिक्स का पूरा झाझरिया को मिला था ये गोल्ड मेडल, तो 128 का ए है। 129 है फाइनल मैच अंडर 18 एशिया कप में इंडिया ने डिफीट किया था बांग्लादेश को, तो सी है 129 का। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव a मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशंस एज पर सेंसस 2011, तो वो है उड़ीसा। 130 का सी है। 131 है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से कौन सी दो सिटीज ने रिकॉर्ड की है हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये तो ऑब्वियसली मुंबई और दिल्ली होगा, तो डी है इसका। 132 है परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन। देखिए पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17.31% है, मैंने आपको कल भी बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स में। इंडिया का टोटल एरिया है 2.4% वर्ल्ड का। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 4% वाटर शेयर है, ये 3 फैक्ट मैंने आपको बताए थे। 132 का होगा ए। 133 है मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर में होगी वो भुवनेश्वर में होगी। 134 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेसमैन, ये 2016 में एक बिल किया है पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिजिग्नेशन एक्ट, टेड पोए और डाना रोबाचर ने, तो ये 134 का डी है। 135 है कि सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन जीए ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी इशू रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, करंट अफेयर से रिलेटेड है। 136 है कि पहला समाजवादी अभिनव स्कूल कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, इलाहाबाद में। 137 है इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 27 सितंबर 2016 को, ये आपको डेट याद रखनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी सोशल मीडिया में भी, पीओके में जो इंडिया ने घुस के मारा था। 138 है कि अभी तक इनकम डिक्लेरेशन जो स्कीम हुई थी उसमें कितने रुपए डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये है 65,250 करोड़। यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसे फैक्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने चाहिए। फिर ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 110th है 2016 में। फिर 2016 तक यूनेस्को ने कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी हैं अभी तक, तो 35 हो गई हैं टोटल ये 2016 में। ये इंडिया में मतलब जो अब हो गई हैं 2016 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी तक 33 थी, 2 और कर दी गई तो 35 हो गई। तो ये हो गया हमारा यूपी पीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी का पूरा पेपर। देखिए मैंने ये पेपर देखा है, मुझे तो ये पेपर थोड़ा सा टफ लगा है, और 140 का ये है, 60 का वो हिंदी है, तो मेरे हिसाब से तो कोई कट ऑफ का प्रिडिक्शन जो लोग कर रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत आसान पेपर था वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई आसान पेपर नहीं था। मुझे लगता है कि टोटल मिला के जो 200 में से 130 के आसपास जाना चाहिए, 130 से 40 के बीच में करीबन। लेकिन यूपी में कुछ भी हो सकता है क्योंकि यूपी में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कट ऑफ मतलब 140 के आसपास जाना चाहिए लगभग। यूपी में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं और यूपी में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, और यूपी से ही ज़्यादातर जो आईएएस और पीसीएस के लोग निकलते भी हैं, तो मेरे हिसाब से तो कट ऑफ यही है। बाकी आप देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, लेकिन पेपर ओवरऑल सरल तो नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन मीडियम लेवल था इसका।
कुछ क्वेश्चन एकदम लीक से हटके थे। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, अभी कल पेपर हुआ है 27 नवंबर 2016 को। यूपीपीएससी का रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है। उसका पूरा मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, आप इससे चेक कर लीजिए जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं। और मेरे हिसाब से मैंने जितना भी बुक्स से और विकिपीडिया से, गूगल से, सबसे सर्च करके किया था, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैंने सही किए हैं। और जो क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे एक ये क्वेश्चन है 18, ये 21, इसमें डाउट कुछ लोगों ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज द फॉरेस्ट अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। देखिए, इसमें नेशनल पार्क ही होगा, इसमें आंसर बी है। आप जाके ये नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है इसको पढ़ लीजिए, ये मैंने पढ़ा है, इसमें नेशनल पार्क नहीं दिया हुआ है, विकिपीडिया पे ही दिया हुआ है ये। इसमें बाकी तीन आते हैं अंडर फॉरेस्ट: नेशनल फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। बी नहीं आता है, तो 21 का बी ही होगा। और फिर 28 वाला क्वेश्चन में मैंने पहले बोल दिया था वो गलत है, वो गलत नहीं है एक्चुअली, मैंने फिर सॉल्व भी कर दिया था। वो 39 आंसर है 20 का। 30 वाले का ए आंसर है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है। हाँ, 78 क्वेश्चन ऐसे एक बंदे ने किसी स्टूडेंट ने पूछा है। देखिए, इसमें ऐसे इसको करेंगे जो असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल होते हैं। उसमें देखिए, अब इसमें चार ऑप्शन दिए हैं कि बोथ आर एंड ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर दूसरा है कि दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तीसरा है ए, या तो ए ट्रू है या फिर ये आर फॉल्स है। और चौथा है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो उसमें एक तो ट्रू होगा ही होगा मिनिमम। अब देखिए, आपने जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें असर्शन में कि जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो 1932 में हुई थी, ठीक बात है, लेकिन उसमें महात्मा गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। तो बस जब ये गलत हो गया, जब ए गलत हो गया तो बाकी कुछ चेक करना ही नहीं है आपको इसमें, क्योंकि एक गलत में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया। ए गलत है तो फिर सिर्फ एक ही जगह ए गलत है, यानी कि डी में। जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलिमिनेट करने का आप ये मेथड अपनाया करिए, काफी जल्दी होगा आपसे। और नहीं तो फिर आप फंसे ही रह जाएंगे। आपने एक चीज अगर पकड़ ली और वो आपको पक्का पता है परफेक्टली कि यही होगी, तो फिर वही होगी। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऑप्शन सॉल्व करके बताए भी थे आपको। फिर और एक और क्वेश्चन है ये सर्जिकल स्ट्राइक वाले में। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक वाला 28 सितंबर नहीं है, वो मैंने भी देखा है, 29 सितंबर होगा। तो वो सही है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मैंने आपको गलत बता दिया था कल, अभी मैंने देखा है तो वो ठीक है। और ये वाला 105 वाला भी गलत बता दिया था। तो एक दो क्वेश्चन में मैंने वो गलती से बता दिया था, वो आपको मैंने वैसे सर्च किया था काफी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 28-29 ये सितंबर की रात में, 28 की रात में, तो वो 29 ही माना जाएगा एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन जो है 105, इसमें देखिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो इनकम पे दिया जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा। और जब डी का 1 हो जाएगा तो बस बाकी आपने देखिए एक पकड़ लिया, डी का 1, और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है वो। डी का 1 है तो यानी ए का 4 हो जाएगा। कैपिटल ये ए का कैपिटल गेन टैक्स है, वो प्रॉपर्टी पे लगता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो ए का 4 है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो फैक्ट्री प्रोड्यूस पे लगेगा। और फिर सी यानी कि कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगेगा। तो ये कुछ दो तीन क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये कुछ गलत है। बाकी आप अगर इसमें क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे, जो भी हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे उनको फायदा मिला होगा। देखिए, जैसे क्रॉप डिसीज वाला हमने पूरा वीडियो ही बना के रखा है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कई सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी टॉप 50 जो करंट अफेयर्स आपको दिया था, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आए। श्रीलंका को जो मलेरिया फ्री कर दिया था, और भी क्वेश्चन है इसमें। ये है। और इसमें
अब मैं 100, देखिए आरओ का पेपर होता है 200 नंबर का, 140 नंबर का तो जीएस है, 60 नंबर का है हिंदी। हिंदी का पेपर मैंने देखा है, और हिंदी का पेपर भी इस बार से थोड़ा सा टफ है, पिछली बार से काफी टफ है मतलब इस बार। और आरओ का जो ये जीएस वाला पेपर भी है, मुझे इतना इजी तो नहीं लगा। बाकी मैंने फेसबुक में देखा था, कुछ लोगों ने बोला है कि बहुत इजी था, 160 आ रहे हैं, 165 आ रहे हैं। देखिए हर बार जब भी यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, ऐसे लोग आपको मिल ही जाएंगे। और फिर देखिए आप इनको अगर आप ट्रैक करेंगे फेसबुक में, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ऐसे लोग गायब मिलेंगे आपको। तो जिसके ओरिजिनली, सही बात, अगर 160 आ रहे हैं तो जनरली मतलब लोग हाइप नहीं करते हैं कि नहीं बताते हैं हर जगह। और लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कुछ लोग के आते भी हैं, ऐसा नहीं है, 170 भी आते हैं, 180 भी आते हैं। यूपी पीएससी वाले, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं, यूपी में बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड मतलब बंदे हैं, बंदियां हैं। और काफी ज्यादा कट ऑफ इसीलिए जाता है यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। जैसे आप प्रीलिम्स अगर ले लो, जो अपर प्रीलिम्स होता है अपर पीसीएस का, उसमें भी 70% कट ऑफ तो जाता ही है लगभग। जैसे अगर 400 नंबर का पेपर होता था पहले जीएस और उसका मिला के, तो कट ऑफ जाता था करीबन 270 280। पिछली बार भी जैसे जब ये सी सेट वाला पेपर को क्वालिफाई कर दिया, तब भी जीएस का कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है, 140 के करीब, 141 गया था। तो 70% तो जाता ही है यूपी पीएससी के पेपर में। इसमें भी 200 नंबर का पेपर हुआ ये टोटल। तो 100, मतलब पेपर चाहे जितना भी टफ है, यूपी पीएससी में ऐसा होता है कि सब 70% के आसपास ही जाता है कट ऑफ। तो मेरा भी प्रोडिक्शन वही है कि 140 के आसपास जाना चाहिए, 135 से 145 के आसपास कहीं। आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो के हिसाब से, जो मैंने वीडियो डाल रहे हैं उसके हिसाब से अपना पूरा आंसर की चेक करिए, और जो मैंने करेक्शन बताया वो भी आप कर लिए 2 3। और फिर अपने एग्जैक्ट और सही ईमानदारी से नंबर अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए कितने आ रहे हैं आपके, जो जी पेपर बने। और जितने और ज्यादा इस लोग वीडियो को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कमेंट दें। ईमानदारी से करिएगा बिल्कुल, देखिए कोई बेईमानी नहीं करिएगा। तो उस हिसाब से फिर मैं उसको देखूंगा कि कितने लोगों का एवरेज आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने, आप लोग इसको पेपर को मिलाओ और अपने आप इसको कमेंट करो कि कितना अपने, जितना जो मैंने आंसर की दी है वो बिल्कुल 99.9% सही है। जो 2 3 करेक्शन थे वो स्टूडेंट ने मिलके करा दिया, तो हम सब ने मिलके ये बना लिए की। और किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था ये मुझे पेपर, तो उसी का ये मैं सॉल्व करा हूँ। तो सब लोगों ने मिलके ये सॉल्व कर लिया लगभग। अब इसमें आप अपने हिसाब से मिलाइए, और ईमानदारी से जीएस में कितने नंबर आ रहे हैं आप लिखिए। फिर मैं हिंदी का भी अभी देख रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, उसके मैं आंसर देख रहा हूँ। हिंदी थोड़ा सा टफ है। और दूसरी बात एक ये आई थी कि पेपर लीक हो गया था, कि कानपुर में और लखनऊ में पेपर लीक हो गया था, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं। जैसे एक ग्रुप है यूपीपीएससी एस्पिरेंट, उसमें कोई आलोक करके बंदा है, उसने भी लिखा है कि उसके पास कुछ मैसेज आया था, और कुछ उसने पिक भी दिखाई कि पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक का तो मुझे नहीं पता है ये इस न्यूज में कितनी सच्चाई है। लेकिन यूपीपीएससी में आपने अगर पेपर पहले नहीं दिया है, आप पहली बार दे रहे हैं, तो आप ये बात जान लो, यूपीपीएससी में ऐसी खबरें हर बार उड़ती हैं। कोई ना कोई उड़ा देता है खबर कि यार लोगों का एकदम डिमोटिवेट हो जाए, और अ, किसी तरह उनका मतलब एकदम एंथू बिगड़ जाए और जाए। अगर पेपर लीक हुआ भी है तो आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। अब तो जो भी है वो तो रिजल्ट आएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होना ना होना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है ऐसा हुआ हो। जहां तक मुझे पता है कि अगर हुआ भी होगा, अगर जब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई तो कैंसिल भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि अगर प्रूव नहीं हो पाया तो वो सही बात हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो अगर हुआ होगा तो कुछ यूपीपीएससी में काफी अच्छे बंदे हैं, वो काफी आवाज उठाते रहते हैं। जैसे पिछले पेपर में भी एक बार हुआ था ऐसा, तो कैंसिल करवा दिया गया था। और अगर ऐसा हुआ होगा तो कैंसिल हो जाएगा, आप लोग को टेंशन ही नहीं होनी चाहिए फिर उसके लिए। अगर होगा तो फिर से हो जाएगा पेपर वैसे। लेकिन इस बार यूपीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन थोड़े कम थे, 8 10 ही थे केवल। ये वाला जो आरओ का पेपर थोड़ा सा इन्होंने लीक से हटके, देखिए हिस्ट्री में इन लोगों की आदत है यूपीपीएससी वालों की, कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे लाते ही हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं। आप चाहे जितना भी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं स्पेक्ट्रम की पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो,
फिर भी आपको दो चार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ये एंशियंट वाले, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के, कि वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसमें कुछ ना कुछ अंट संट पूछ लेते हैं ये लोग। जैसे एक बार पूछा था कि उसकी अर्थी को कांधा किसने दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसमें जो यूपीपीएससी एग्जाम है, इसमें आपको फैक्ट पे तैयारी करनी चाहिए, फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का ये नहीं पूछा है इन्होंने कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है। इन्होंने क्या पूछा है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस दिन हुआ था, किस डे को हुआ था। तो आपको डेट याद रखनी है एग्जैक्टली इसीलिए ये देखिए इसमें जो लिखा हुआ है 27, तो ये गलत है, ये 29 को ही हुआ है ये, जिसने बताया था। तो आपको डेट एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। जैसे अभी देखिए ये जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें भी ये नहीं पूछा कि किस लिए किया गया था, क्या स्टेप होते हैं, ब्लैक मनी से प्रिवेंशन हो जाएगा और क्या क्या हो जाएगा, लेकिन इन्होंने पूछा एग्जैक्टली अमाउंट कितना है, तो आपको अमाउंट एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये पेपर की अभी एनालिसिस है मेरे हिसाब से। पेपर बहुत ज्यादा सिंपल नहीं था, और बहुत ज्यादा मतलब एकदम ऐसा फाड़ू भी नहीं था कोई, बहुत ज्यादा किया जा सकता था। 140 के आसपास नंबर तो लाए जा सकते हैं इसमें, 140-45 आराम से। और कुछ क्वेश्चन तो यूपीपीएससी में हमेशा आते हैं लीग सेट के। बाकी जो दो तीन करेक्शन है मैंने कर दिए हैं आपको। कई सारे वीडियो हम लोग जो बनाते रहते हैं उससे काफी क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 50-60 आए हैं इसमें क्वेश्चन। और आप लोग इस पेपर को अपना इससे आंसर की मिला लीजिए, और इसमें अपने कमेंट बॉक्स में आपके कितने बनने हैं ईमानदारी से लिख दीजिएगा। फिर उस हिसाब से सर्वे से पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए। मेरा वैसे प्रोडिक्शन वही है, 140 के आसपास, यानी कि 70% टोटल कट ऑफ तो जाता ही है यूपीपीएससी के हर एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो यार, कि काफी लोग परेशान होंगे। मैंने देखा है कि कई सारे लोग नेट पे बेवकूफ बनाते हैं कि यूपीपीएससी की, आरओ की, और अपनी वेबसाइट चला देते हैं, उसमें बस ये कीवर्ड डालेंगे। देखिए आप गूगल पे एल्गोरिदम होती है कि आपने आप जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिया होगा सब सर्च कर रहे होंगे। मैं भी कल सर्च कर रहा था, कितनी सारी साइटें देखी मैंने, सब में बेवकूफ बनाया हुआ है। बस ये दिखा हुआ है कि यूपीपीएससी आरओ एग्जाम समीक्षा अधिकारी 2016 एग्जाम पेपर सॉल्व, और उसमें कुछ नहीं है। उसमें आप लिंक पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ले जाएगा। तो इसीलिए आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो कि इसमें मैंने एक्चुअली पूरा सॉल्व किया है, कल रात भर बैठ के पूरा गूगल से और बुक से और स्टूडेंट की मदद लेके, तो सबने मिलके सॉल्व किया है ये। तो थैंक्स टू ऑल जिसने हम जिन लोगों ने हमको पेपर भी भेजे, काफी सारे लोगों ने पेपर भेजे। तो थैंक यू गाइस, और हम लोग मिल के ये सॉल्व किया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, आप लोग भी इसमें कर लो, और ईमानदारी से अपने नंबर भी लिख देना। चलिए ठीक है, थैंक यू।